हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। इससे पहले ये जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या करी थी पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में हमने करी थी पढ़ाई भाई साहब किस चीज की, इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज की। इसमें हमने मॉडर्न थ्योरीज देखा था जिसमें 5 तरह की थ्योरीज की चर्चा हमने करी थी। तो आज चलिए फिर उसी थ्योरीज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और नेक्स्ट जो भी थ्योरीज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए ये देखिएगा। अब उसके बाद जो थ्योरी है जो उसको फिर से हम लोग पहले चलते हैं नोट्स पे, फिर पढ़ेंगे बुक। तो आइए नोट से शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट नंबर की थ्योरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी। देखिए जी, न्यू ट्रेड थ्योरीज क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। कहता है गिवन किसने दिया पॉल क्रगमैन ने ये थ्योरी दी, ठीक है। दूसरा क्या कहता है थ्योरी फोकस टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 2 तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल में के चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, कौन कौन से तरीके का इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बोला गया भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए आइए करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की चर्चा और समझते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है। कहता है आपको यह बात पता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना उतना ही उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे भैया बताइए, तो इसको समझेंगे हम। आइए समझते हैं। कहता है मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं एक मशीन की कैपेसिटी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की। कितनी कैपेसिटी है जी एक मशीन की, उसके वो कितना यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है, 1000 यूनिट। कहता है वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है अभी, ऐसा मान लेते हैं कि वो 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने की उसकी कैपेसिटी है और वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है अभी जी, वो प्रोड्यूस कर रहा है अभी 200 यूनिट। प्रोडक्शन 1000 यूनिट की कैपेसिटी है मेरी, लेकिन कर कितना रहा है मशीन, 200 यूनिट, जिसमें उसका लेबर कॉस्ट आ जाता है 50,000 रुपए का, मशीन कॉस्ट आ जाता है 1 लाख रुपए का और एडिशनल बहुत सारे और एक्सपेंसेस होते हैं, वो मिला के आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है भाई साहब कितने का, 2 लाख रुपए का। आइए और आगे क्या कहता है देखते हैं। बोलता है कि फिर 200 यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया जी, 2 लाख रुपया। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया जी, 1000 रुपया। कितना हो गया जी, 1000 रुपए का। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि आप कैपेसिटी कितनी थी 1000 यूनिट की, लेकिन वो बना कितना प्रोडक्ट रहा था 200, और 200 प्रोडक्ट का उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 2 लाख रुपया। उसी हिसाब से एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल गया उसका भाई साहब 1000 रुपया। अब क्या, अब यही मशीन अगर 1000 यूनिट बनाएगी, सपोज कर लीजिए कि यही मशीन अब 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने लगती है क्योंकि हमारे पास पैसे आते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या बढ़ेगा, तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, तो सिर्फ बढ़ेगा सिर्फ लेबर कॉस्ट। क्योंकि भाई साहब 200 बनाने के लिए अगर मान लेते हैं 50 लेबर है, तो अगर 1000 बनाने के लिए 250 लेबर लगेंगे, तो उस 250 लेबर का और सब कुछ एडिशनल कॉस्ट मिला के मान लेते हैं कि हमारा 2 लाख रुपए का और एक्सपेंस हुआ। 2 लाख पहले था और 2 लाख अभी मिला के 4 लाख रुपए का एक्सपेंस हुआ। किस चीज के लिए, 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए। अब 1000 यूनिट बनाते हैं तो हमको कितना देना पड़ता है, 4 लाख रुपया। तो भैया 1 यूनिट बनाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, 400 रुपया। ध्यान से देखिएगा कि इसी को कहते हैं क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या हुआ कि जब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे किए तो हमारा क्या कॉस्ट हो गया, कम हो गया। कितना, 1000 से 400 रुपया हो गया। लेकिन हम जब उसी मशीन की कैपेसिटी के बेसिस पर 200 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो हमारा कॉस्ट कितना हो गया जी, हमारा कॉस्ट हो गया जी 1000 रुपया। तो 1000 से 400 तक हम ले आ सकते हैं। इस तरह के को क्या बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आइएगा जी, अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। कहता है इस तरह से अगर फर्म की साइज की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम हुआ तो उसे कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिएगा 2 इकोनॉमीज ऑफ स्केल की चर्चा हमने यहां करी है और ये किसने कहा है, ये पॉल क्रगमैन ने कहा है, इस थ्योरी में बोला है। तो कौन से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल थ्योरी की। तो इंटरनल थ्योरी ऑफ स्केल, सॉरी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे होगा, बोल रहा है फर्म की साइज की वजह से अगर पर यूनिट कॉस्ट कम हुआ है तो उसे कहते हैं इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। और इंडस्ट्री की साइज की वजह से अगर पर यूनिट कॉस्ट कम हुआ है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आइएगा ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे कि किसने दिया है, पॉल क्रेगमैन ने दिया है। और थ्योरी किस पे फोकस करती है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लीजिए जी, यही था हमारा न्यू ट्रेड थ्योरी, न्यू जिसमें हमने चर्चा करी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। देखिएगा एक थ्योरी ऊपर छूट गई थी क्योंकि हमने 8 नंबर तक थ्योरी किया था लास्ट में। अभी हम लोग 9 नंबर की जो थ्योरी है वो करने जा रहे हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको किसने दिया है, इसको दो लोगों ने दिया, एक तो पॉल क्रेगमैन ने, दूसरा केल्विन लैंस्टर ने। सिर्फ केल्विन लैंस्टर 1980s में थ्योरी दी थी। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, कहता है ये थ्योरी कहती है कि जब कोई एमएनसी, सुनिएगा, कि जब कोई एमएनसी किसी इंडस्ट्रीज में होती है तो कैसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाकर रखती है ग्लोबली, किस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, और अपने राइवलरी फर्म से कैसे आगे रहें इसकी स्ट्रेटेजी बनाती है। बोला भाई साहब ये थ्योरी क्या कहती है, तो ये थ्योरी बोलती है कि एमएनसी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो किसी भी इंडस्ट्री में होती है तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपना बना के रखती है कि हम कैसे बेस्ट रहें। तो वो कैसे बना के रखती है ग्लोबल लेवल पर और अपनी राइवलरी फर्म से, क्योंकि हर कहीं कंपटीशन है, तो उस राइवलरी फर्म से हम आगे सुप्रीम में कैसे रहें इसकी भी स्ट्रैटेजी क्या होती है, बनानी होती है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू भाई साहब ये कहा है इन्होंने, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहा है ये भी सुनिएगा। कहता है दूसरी बात जो इन्होंने करी है वो है बैरियर्स टू एंट्री। क्या है यहां बैरियर्स टू एंट्री का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। कहता है जिसमें इन्होंने कहा है कि जब कोई न्यू फर्म सिमिलर इंडस्ट्री में आती है तो उसे क्या क्या ऑब्स्टेकल देखने पड़ते हैं, इसकी बारे में बात करिए। तो ये थ्योरी ने दो चीजों की बात करी, एक चीज क्या कि एमएनसी जो होती है वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए हुए रखे, और दूसरा क्या बैरियर्स टू एंट्री के बारे में कि जब भी कोई नई फर्म आती है तो कैसे बैरियर्स टू एंट्री में, बैरियर्स से होने वाले जो कंपनीज में जो होने वाले ऑब्स्टेकल है वो कैसे हैंडल करती है। इन दोनों के बारे में चर्चा कर रखी है। आइए जी, उसके बाद न्यू ट्रेड थ्योरी अभी हमने कर रखा है। आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरीज में। अब क्या है जी, अब है पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहता है, आइए समझते हैं। कहता है ऑल्सो नोन एज डायमंड मॉडल। इसको क्या कहते हैं, डायमंड मॉडल। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, इसके नाम, उसके राइटर के नाम और कब आया है, ये तीन आपको याद ही होने चाहिए। और थ्योरीज की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रहा हूं वो वाली चीजें, इससे बहुत सारी चीजें आई है, स्पेशली इस थ्योरी से। कहता है ये थ्योरी कहती है कि किसी भी नेशन के इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस उस इंडस्ट्री के इनोवेशन और अपग्रेडेशन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है भाई साहब ये थ्योरी बोल रहा है कि कोई भी जो नेशन है ना उसका कॉम्पिटिटिवनेस हम कैसे चेक करेंगे, हम उसका कॉम्पिटिटिवनेस उस इंडस्ट्री के इनोवेशन और कैपेसिटी पे चेक करेंगे या चेंज करेंगे। आइए, कहता है और इसके लिए पोर्टस ने 4 डिटरमिनेंट्स को लिंक किया है। क्या क्या 4 डिटरमिनेंट्स है जी, आइए पढ़ते हैं। पहला है, कहता है लोकल मार्केट रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। दूसरा है लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस। तीसरा है लोकल सप्लायर और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज और लोकल फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये 4 कंडीशंस जो हैं, ये 4 डिटरमिनेंट्स हैं, इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। 3 कोई में से 3 दे देगा किसी और 1 इसका दे देगा, या 3 इनमें से कोई एक इनमें से कोई 3 दे देगा और कोई एक अलग दे देगा, बोलेगा आपको बताइए कि इसके डिटरमिनेंट्स यानी कि पोर्टर मॉडल के डिटरमिनेंट कौन से हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। देखिए किसने दिया है, कहता है गिवन बाय गॉटफ्राइड हाबरलस। कब, 1933। कहता है ये थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करती है ना। कहता है दिस थ्योरी सेज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन नेशंस इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। देखिए ये थ्योरी किसकी बात करती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। नहीं कि मान लेते हैं
किस दर पर, किस रेट पर हमने कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, लास्ट फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको, नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। देखिएगा ये क्या कहता है, कहता है गिवन बाय जेएस मिल। क्या कह रहा है ये थ्योरी? कहता है ये थ्योरी कहती है कि किसी इंटरनेशनल ट्रेड में जब एक कंट्री कुछ प्रोडक्ट मंगवाती है और उसके बदले में दूसरी कंट्री किसी और प्रोडक्ट का डिमांड करती है, उसे कहते हैं भाई साहब हम क्या? रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। फिर से बोल दूं? हाँ जी सर एक बार बोल दीजिए। कहता है ये थ्योरी कहती है कि किसी इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो कंट्री के बीच ट्रेड में, जब एक कंट्री कुछ प्रोडक्ट मंगवाती है और उसके बदले दूसरी कंट्री किसी और प्रोडक्ट का डिमांड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई साहब रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। आइए आप चलते हैं बुक पे, नहीं? हाँ जी आइए। आइए जी, क्या है? ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। देखिए इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं? कहता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी इमर्ज्ड इन 1980। कब आया था? 1980 में। वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट पॉल क्रगमन और केल्विन लैनकास्टर। ये दो इकोनॉमिस्ट की वजह से ये थ्योरी बनी। कहता है द थ्योरी फोकस्ड ऑन द एमएनसीज एंड देयर एफर्ट्स टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसके लिए था जी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, अगेंस्ट अदर ग्लोबल फर्म्स इन देयर इंडस्ट्री। कह रहा है firms will encounter global competition in their industries and in order to prosper they must develop competitive advantage। बोला भाई साहब competitive advantage को develop करना ही होगा। The critical ways that firm can obtain a sustainable competitive advantage are called the barriers to entry for that इंडस्ट्री। कह रहा था बैरियर्स टू इंडस्ट्री रेफर्स टू द ऑब्स्टेकल। किस चीज को बोल रहा है बैरियर्स टू एंट्री? ऑब्स्टेकल अ न्यू फर्म में फेस व्हेन ट्राइंग टू एंटर इनटू इंडस्ट्री और न्यू मार्केट। जब कोई नई फर्म कोई आप एंट्री लेना चाहती है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो जो फेस करती है ऑब्स्टेकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरियर्स टू एंट्री बोलते हैं। कह रहा था बैरियर्स टू एंट्री दैट कॉर्पोरेशन में सीक टू ऑप्टिमाइज। क्या कर रहा है? इंक्लूड्स करता है किस किस चीज को? देखिएगा, कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या कह रहा है जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द ऑनरशिप द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिक बिजनेस प्रोसेस ऑफ मेथड्स एज वेल एज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री एंड द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ये देखिएगा जी, ये बैरियर्स टू एंट्री है। ये सारी चीजें क्या करती है? ऑप्टिमाइज, यानी कि कॉर्पोरेशन क्या करती है? सीख करती है। आइए जी नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है जी? नेक्स्ट थ्योरी है पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। आइए, कहता है इन द कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज मिकेल पोर्टर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल डेवलप्ड अ न्यू मॉडल टू एक्सप्लेन नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 1990। 1990 में एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थ्योरी इन्होंने बनाई। कहता है पोर्टर्स थ्योरी स्टेटेड दैट अ नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस in an industry depends on the capacity of the industry to innovate and upgrade। कहता है his theory focused on explaining why some nations are more competitive in certain industries। ये बोल रहा है, इस थ्योरी ने किसको फोकस किया? कि सब नेशंस यानी कुछ देश क्यों कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, क्यों कॉम्पिटिटिव होते हैं सर्टेन इंडस्ट्री में। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी पोर्टर आइडेंटिफाई 4 डिटरमिनेंट्स दैट ही linked together। कहता था 4 डिटरमिनेंट्स आर, पहला क्या है जी? लोकल मार्केट एंड रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज। सेकंड क्या है जी? लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस। थर्ड क्या है जी? लोकल सप्लायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज। और फोर्थ क्या है जी? लोकल फर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लीजिए जी, ये हो गई आपकी अगली थ्योरी खत्म। अब आ जाइए जी न्यू ट्रेड थ्योरी में। न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती है जी? कहता है पॉल क्रगमन ने ये थ्योरी दी है ना। कहता है पॉल क्रगमन इन हिज सेमिनल वर्क ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड इन 1980। 1980 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी किसकी बात करती है? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल में करी है, नहीं? हमने पढ़ा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है जी? कि जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब हम
किसी यूनिट की कम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। आप इसको पढ़िएगा स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको फिर कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। अब नेक्स्ट थ्योरी क्या है जी, नेक्स्ट थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी और रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। आइए जी, कहता है गॉटफ्राइड हाबरलर गिव अ न्यू लाइफ टू द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इन 1933। कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव और अदर अपॉर्चुनिटी व्हिच हैव टू बी फोरगॉन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि वो अपॉर्चुनिटी जिसको हमने जाने दिया उसको क्या बोलते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आइए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशंस इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। ट्रेड इज बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफर। जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफर करेगा ट्रेड क्या होगा, ट्रेड बेनिफिशियल उतना ही ज्यादा होगा। आइए जी रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी क्या बोला था जी, बोल रहा था भाई साहब कुछ नहीं, आप एक कंट्री को ये गुड्स मांगोगे तो उसके बिहाफ पे आपसे वो क्या करेगी, दूसरा गुड्स मांगेगी, नहीं। हाँ जी, इसको किसने दिया था, जीएस मिल ने दिया था। आइए कहता है द पॉइंट एट विच टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द रेसिप्रोकल डिमांड ऑफ टू कंट्रीज, दैट इज डिमांड ऑफ कंट्री ए फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री बी एंड द डिमांड ऑफ कंट्री बी फॉर द गुड्स ऑफ कंट्री ए, है ना। तो क्या करती है इसमें, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई गुड्स मांगती है और दूसरा कंट्री कोई पहले वाले कंट्री से गुड्स एक्सचेंज कर लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। आइए कुछ कुछ एजम्पशन से दिया हुआ है, देखिए पढ़ लेते हैं। कहता है मेन एजम्पशन क्या है जी, देखिए कहता दिस थ्योरी अप्लाइज टू द कंट्री ट्रेडिंग टू टू गुड्स, दो गुड्स के बीच में होता है ना। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्रीज, ऐसा ये मान के चलता है, इसका एजम्पशन है। उसके बाद बोल रहा है बोथ कंट्रीज आर ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। कह रहा देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, क्या है जी, परफेक्ट कंपटीशन है। फॉरेन ट्रेड इज बेस्ड ऑन दी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड पर फॉरेन ट्रेड बेस्ड है। कह रहा फैक्टर आर परफेक्टली मोबाइल और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट होल्ड गुड्स। लीजिए जी ये हो गया हमारा चैप्टर 2 भी खत्म, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुश रहिए, मजे में रहिए, जय हिंद।